नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, क्या आप जीवन बीमा, संपत्ति, सामान के अलावा भी अपने स्वास्थ्य का बीमा भी करवाते हैं? क्या आप जब बीमा लेते हैं तो ये जांच पड़ताल कर लेते हैं कि जो एजेंट आपको बीमा दिलवा रहा है वो IRDA द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं? क्या नियमें और जो शर्तें दी जाती हैं आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ते हैं? अगर नहीं तो जागो ग्राहक जागो, क्योंकि अगर आपको जानकारी है, आप जागरूक हैं, तो आप सही और बेहतर चुनाव कर सकते हैं। और ये चुनाव कैसे किया जाएगा इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, वो हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है बीमा व उपभोक्ता। और इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीपेंद्र सिंह जी को, जो कि बीमा विशेषज्ञ हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दर्शकों, आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, विचार है, शिकायत कभी आपने की हो लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में आपको क्या करना है, तो सलाह लेने के लिए आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए और आपके जो भी प्रश्न है उसके लिए आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं बीमा के बारे में, आज हमारी बातचीत होने वाली है। तो बीमा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों लिया जाता है? ये देखिए ईशा जी, बीमा इसलिए लिया जाता है कि मानव का जीवन, जो हमारा जीवन है, वो बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और ये जो जोखिम भरे अनिश्चितताएं जो हमारे जीवन में होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसे आर्थिक नुकसानों से बचने के लिए बीमा आवश्यक है। बीमा चाहे जीवन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे हमारी चल अचल संपत्तियों का हो। जी हाँ। बीमा इसीलिए जरूरी होता है कि हम इन आर्थिक नुकसानों से बच सकें। बिल्कुल। तो आपने बताया कि संपत्ति का बीमा हो, जीवन बीमा हो, स्वास्थ्य का बीमा हो। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें बीमा लिया जा सकता है? किन किन चीजों का बीमा होता है? देखिए, बीमा उन सारी चीजों का किया जा सकता है जिनके ना होने से या जिनका नुकसान हो जाने से हमें आर्थिक रूप से क्षति हो सकती है। या हम ऐसा समझ लें कि जो हमारी संपत्ति है जी, या जिनसे हम किसी ना किसी प्रकार की आय अर्जित करते हैं, तो ऐसी सारी चीजों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। जी हाँ। साथ ही साथ हमारा जीवन जो कि अनमोल है, तो उसका भी बीमा हो सकता है। हमारा स्वास्थ्य, उसका भी बीमा हो सकता है। जी। और अगर और भी स्पेसिफिकली अगर मैं विस्तार से बताऊं, तो आपका वाहन है, आपका घर है, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है जी। तो ऐसी सारी चीजें हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो गाते हैं, गायक होते हैं जी। तो उनके वोकल कार्ड्स का भी इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, क्योंकि वो यहाँ से मतलब अपनी आवाज से धनार्जन कर रहे हैं, वो उनकी आय का स्रोत है। तो इस तरह से बीमा यानी बीमा योग्य चीजें निर्धारित की जाती है। बिल्कुल। तो अगर जैसे मुझे बीमा लेना है तो उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होते हैं? क्या कुछ उम्र ऐसी तय की गई है कि अगर आपको ये वाली इंश्योरेंस लेनी है, बीमा लेनी है, तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो इतनी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया आपको कि बीमा जीवन का अगर बीमा है जी, तो जीवन बीमा के लिए अभी जो अलग अलग कंपनियों ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, वैसे साधारणतः ये कहा जाता है कि 90 दिन के शिशु से लेकर के मतलब जीवन बीमा की अगर हम बात करें तो 90 दिन के शिशु का बीमा कंपनियां करती हैं। स्वास्थ्य बीमा भी होता है उनका जी हाँ। उनसे लेकर के फिर 65 साल तक लोग बीमा ले सकते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि आप कोई भी जीवन बीमा योजना कब ले सकते हैं जी हाँ। और अगर जहां तक साधारण बीमा की बात है, अगर मोटर बीमा, वाहन बीमा, वो आप कभी भी ले सकते हैं, बशर्ते आपको उनका जो है आपको उसका
कानूनी अधिकारी होना चाहिए, आपकी वो चीज होनी चाहिए। जी जी। तो आप उसका बीमा करा सकते हैं, बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य का बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी रहता है कि आपको नौकरी करना चाहिए तभी आपको ये वाली पॉलिसीज मिल पाएंगी? देखिए, जीवन बीमा में टर्म इंश्योरेंस एक होता है जी। टर्म इंश्योरेंस में चूंकि मानव जीवन मूल्य पर आधारित होता है टर्म इंश्योरेंस, तो इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति धनार्जन करता हो जी। अन्यथा अगर आप स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो धनार्जन कर रहा हो, नौकरी पर हो या बिजनेस कर रहा हो, लेकिन उसका स्वास्थ्य तो है, बिल्कुल, तो उसका बीमा किया जा सकता है। बिल्कुल, इसके बारे में अधिक जानकारी हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष जी भोपाल से। उनका सवाल हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरा ये है कि 28 अक्टूबर 19 को मेरे भाई का बैंक में बैलेंस भी था और बैंक ने ECS से पैसा नहीं भेजा तो क्लेम रिजेक्ट हो गया। नहीं, आप अपना प्रश्न एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि मैं मेरा प्रश्न ये है जी जी 28 अक्टूबर 19 को जी बैंक में बैलेंस भी था जी, और उसके बाद भी ECS से पैसा नहीं काटा बैंक ने। ओके, और बीमा का क्लेम रिजेक्ट हो गया है, मेरे भाई का निधन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जीवन बीमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ये संबंधित, चूंकि ये शिकायत का प्रश्न है, तो आप संबंधित कंपनी को अपने जो उन्होंने क्लेम का उपचार किया है, क्लेम का जो समाधान दिया है, उस संबंध में आप एक लिखित शिकायत भेजिए, जिसमें आप अपने बैंक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट लगाइए उस निर्धारित तिथि का, और उसमें ECS हो रहा था ये स्टेटमेंट दिखना चाहिए जी। और अपनी शिकायत करें उस बीमा कंपनी की शाखा कार्यालय में, और उसके बाद वो 7 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देंगे जी। अगर आप उस समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसकी शिकायत जो है बीमा लोकपाल में कर सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये भोपाल से बोल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का जो बीमा लोकपाल है वो भोपाल में ही है, मालवीय नगर में ऑफिस है। वहां जाकर वो उस बीमा कंपनी ने जो भी जवाब दिया है वो जवाब उस बीमा लोकपाल कार्यालय में जाकर दे दें। अगर बीमा धन की राशि 20 लाख रुपए से कम है, अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर ये उपभोक्ता फोरम या न्यायालय की शरण ले सकते हैं जी। इस तरह से इनको अब आगे करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि ये बता रहे हैं बिल्कुल कि इनकी बैंक अकाउंट में पैसा था और ECS होता था, तो आपको 2 चीजें वहां पर साबित करनी होंगी अपने बैंक स्टेटमेंट के जरिए कि बैंक अकाउंट में उस दिन पैसा था जिस दिन आपके इंश्योरेंस की ड्यू डेट थी। दूसरी चीज कि ऐसा डिडक्शन पहले भी हो चुका है, ECS पहले से हो रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर समय में जब उनका निधन हुआ उस समय नहीं हुआ जी। तो ये बीमा कंपनी जो है वो आपको निश्चित रूप से इसका समाधान करेगी, समुचित समाधान करेगी। बिल्कुल, अगर परिवार में कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं वो भी काफी सफर करते हैं। ऐसे में उनको बहुत सारी पॉलिसीज क्या ली गई हैं, उनको कैसे क्लेम किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी हो जाती है। तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है, जब पॉलिसीज ली जाती है तो घर का एक आध व्यक्ति बस उसमें बैठ जाता है, साइन कर देता है और वो जानकारी उसी तक सीमित रह जाती है। तो ये जानकारी पूरे परिवार को होना कितना जरूरी होता है? जी ईशा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए क्या है, बीमा जो है वो एक प्रकार का एसेट क्रिएशन है। आप अपनी संपत्ति का सर्जन कर रहे हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि आप इसको इस तरह से समझिए कि जब आपके पास आपके खर्चों से ज्यादा पैसा होता है तो उसको आप बचत कहते हैं, और उस बचत को आप अपने आड़े वक्त के लिए रखते हैं कि जब कोई दिक्कत होगी तब ये आड़े वक्त पे ये पैसा हमारा काम आएगा। ऐसे ही बीमा होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है ईशा जी, आपने कहा कि जब भी कोई भी व्यक्ति बीमा की पॉलिसी ले रहा है, किसी भी प्रकार की पॉलिसी ले रहा है, तो उसकी जानकारी जो है वो अपने परिजनों को अवश्य बताए, और साथ साथ ये भी बताए कि इस बीमा योजना में किस तरह की चीजें, किस तरह के कवरेज, किस तरह की आर्थिक सुरक्षा है। और ये इस तरह से अगर उनको जानकारी रहेगी तो क्लेम के वक्त में मान लीजिए जो बीमा धारक है स्वयं इस स्थिति में ना हो,
जी, कि वो क्लेम कर सके, कंपनीज में बात कर सके, तो उसके परिजन तो इस स्थिति में रहेंगे कि वो क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए सभी को जागरूक होना जरूरी होता है। जो भी पॉलिसीज आपके घर में ली जा रही है, बीमा करवाया जा रहा है, तो घर वालों में एक एक जो मेंबर है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिसी क्या है, किसके लिए है, क्लेम अगर करना है तो कैसे करना है। इसके अलावा कोरोना काल चल ही रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य बीमा का कितना ज्यादा महत्व है, कौन सी बीमाएं हैं जो ली जा सकती है, कैसे उनका फायदा लिया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ये तो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं गुमशुदा पर। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो तस्वीर है कुमारी संजू कोरी की, जिनके पिता हैं रविशंकर। संजू कोरी की उम्र है 19 साल। साई राम कॉलोनी लखन अहिरवार का किराए के मकान से ये लापता है। इनका कद 5 फुट 5 इंच है, चेहरा गोल, एक हरा बदन और ये जीन्स टी शर्ट पहने हुए हैं। ये दूसरी तस्वीर है उपेंद्र अग्रवाल की। पिता का नाम है RT अग्रवाल, उम्र 46 वर्ष। बसंत कुंज भोपाल के क्षेत्र से ये गुमशुदा है। कद 5 फुट 5 इंच, गेहुआ रंग है इनका, चेहरा गोल, एक हरा बदन, लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं। ये तस्वीर है रोशनी कैथवास की। पति का नाम सनी कैथवास, उम्र 27 साल। झुग्गी नोटरी क्लब के पीछे बाणगंगा भोपाल क्षेत्र से ये गुमशुदा है। कद 4 फुट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, एक हरा बदन, सलवार सूट पहने हैं। ये तस्वीर है रिहाना अंसारी की। पति का नाम अनवर अंसारी, उम्र 35 साल। महफूज बिल्डिंग, जेल रोड, भोपाल क्षेत्र से ये गुम है। कद 5 फुट 5 इंच, रंग सावला, चेहरा गोल, एक हरा बदन, सलवार सूट व बुर्का पहने हुए हैं। इन व्यक्तियों से संबंधित आपको कोई जानकारी अगर मिलती है, ये कहीं आपको दिखाई देते हैं, तो इसकी जानकारी स्क्रीन पर आपको पता है दिखाया जा रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पता है पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। इसी के साथ ही अपने जीवन का बीमा करवाना और अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हम सब हिम्मत करके इसका सामना कर रहे हैं। बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें लिया जा रहा है, जिससे कोरोना से हम बचाव कर सके और इसको अपने आप से दूर रख सके। अब ऐसे में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है, जिन्हें लिया जा सकता है, ये हम जानते हैं आपसे। जी ईशा जी, बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा है आपने। इस समय मैं कुछ चीजें भी बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, बीमा की आवश्यकता और बीमा योजनाएं तो पहले से ही थी, लेकिन कोरोना ने जैसे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी वास्तविकताओं को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है इस कोरोना काल में। जैसे हम पर्यावरण की बात करें और दूसरी भी चीजें हैं जिससे हम बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन या अनुभूति हुई है इंसान को। उसी तरह से अभी एक बीमा प्रोफेशनल के रूप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना के आने के बाद स्वास्थ्य बीमा की मांग बढ़ी है और बहुत ही मतलब ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल, मतलब ये समझ जाइए कि 40% स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सेल्स बढ़ गई है। जी, तो कोई नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी इस काल में हमें, या फिर अगर पुरानी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी लेके रखी है हमने स्वास्थ्य की, उसमें भी हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं? कुछ ऐसा नया आया है क्या? जो बीमा व्यवसाय का नियंत्रणकारी संस्था है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास आयोग, उन्होंने कोरोना काल शुरू होते ही एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बीमा पॉलिसीज हैं, जितनी भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज हैं, वो कोरोना के इलाज के खर्चे को कवर करेंगी। क्योंकि कोरोना का संक्रमण तो अभी पिछले 6-8 महीनों से आया है, लेकिन वो सारे लोग जो इससे पहले
किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जिनके पास हैं, तो वो उनको इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। IRDA ने इस बात के लिए सबके लिए आवश्यक कर दिया है, उनकी सारी पॉलिसी में कोरोना का इलाज कवर होगा, मतलब उसके इलाज के खर्चे का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ IRDA ने सारी बीमा कंपनियों को यह निर्देश दिया कि वो कोरोना से संबंधित पॉलिसीज भी बनाएं। तो अभी बहुत सारी कंपनियों ने सिर्फ कोरोना के लिए स्पेसिफिकली, यानी जिसको हम स्पेसिफिक डिसीज वाली पॉलिसीज कहते हैं, कोरोना कवच, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज के नाम से ये बाजार में उपलब्ध हैं। और ये पॉलिसीज बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध हैं। और सारी कंपनियों ने एक फॉर्मेट रखा है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने की अवधि के लिए आप ये पॉलिसीज ले सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और इसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा खर्च, यानी जो चिकित्सा खर्च है वो कवर किया जाएगा। और ये सामान्य पॉलिसीज होंगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कोरोना के लिए, कोरोना के इलाज को कवर करेंगे। जी, अगर अब ये पॉलिसी किसी को लेनी है, बीमा, स्वास्थ्य बीमा अपना करवाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ऑनलाइन भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं जो कि बोलती हैं, आपको पॉलिसीज देती हैं कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में जो आम उपभोक्ता है उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो ऐसे में सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, जितनी भी बीमा कंपनी है उनके पंजीकृत शाखा कार्यालय हैं, जिनको हम ब्रांच ऑफिसर्स कहते हैं, आप उनसे बिल्कुल सीधा संपर्क कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे आजकल लोग बहुत बाहर नहीं निकलना चाहते, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से पॉलिसीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए उपलब्ध है। और वो कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और जो भी ऑप्शन है वो देखें, स्वास्थ्य बीमा के विकल्प को चुनें और फिर उसमें से वो पॉलिसी ले लें। बिल्कुल। अगर स्वास्थ्य बीमा का हमें क्लेम करना है तो ऐसे में व्यक्ति का हॉस्पिटलाइज्ड होना, यानी अस्पताल में उसका भर्ती रहना जरूरी हो जाता है क्या? जी हाँ, देखिए, सामान्यतः ये स्वास्थ्य बीमा में क्लेम प्राप्त करने का एक जो बहुत ही साधारण सा नियम है कि न्यूनतम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में भर्ती होना आवश्यक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं। पेशेंट सुबह एडमिट होता है और सुबह ही उसका लेजर ऑपरेशन हो जाता है और शाम तक वो मरीज जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे स्पेशल प्रोसीजर्स को कवर करने के लिए कंपनियों ने डे केयर ट्रीटमेंट को भी कवर किया। इसको डे केयर प्रोसीजर्स या डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये भी कवर्ड है। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन या अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है। आज की तारीख में बीमा कंपनियों के पास जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, आप उनसे अगर बात करेंगे तो आपको वो ये बताएंगे कि उनके पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं बीमा व उपभोक्ता विषय पे। इससे संबंधित अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, विचार है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबर पर कॉल्स करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमने स्वास्थ्य संबंधित एक बीमा पॉलिसी ली है और उसको हम रिन्यू करवाना भूल गए हैं, तो क्या इसका कुछ ऐसा नुकसान भी देखने को मिलता है? देखिए, चूंकि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो होती है वो 1 साल की होती है, सिर्फ 1 वर्ष उसकी अवधि होती है, पॉलिसी अवधि। और उसको हर साल अपनी पॉलिसी जिस दिन ली गई है आपने, उस दिन उसको रिन्यू कराना होता है। तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा उस समय आवश्यक हो जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि होती है। जैसे जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया या किडनी से संबंधित बीमारियां हो गई, इनको बीमा कंपनियां तभी कवर करती हैं जब आपको स्वास्थ्य बीमा लिए हुए 2 साल 3 साल हो गया हो। वो उसमें स्पेसिफाइड रहता है, उसमें वो पहले से बता देते हैं कि
कि कैंसर आपका 2 साल बाद कवर होगा। जी। तो मान लीजिए आपने एक बीमा पॉलिसी ली हुई है और उसको ब्रेक होने से पहले ही अगर आप उसको रिन्यू करा लेंगे जी। तो अच्छा रहेगा। अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो जो नई कंपनी रहेगी या जो आपकी नई पॉलिसी बनेगी वो उसका संदर्भ नहीं लेगी आपकी पुरानी पॉलिसी का। तो जो प्रतीक्षा अवधि का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, सारी जो सावधानियां हैं वो बरती हैं, हर एक चीज का ध्यान रखा है। लेकिन ऐसे में भी अगर कोई शिकायत है, परेशानी है, तो सबसे पहले कहाँ संपर्क किया जाए और कहाँ संपर्क किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उसी संबंधित बीमा कंपनी के कार्यालय में संपर्क करें। आजकल सारी बीमा कंपनियों ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दे करके रखा है, टोल फ्री नंबर जिसे हम कहते हैं जी। उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें। और मैं तो ये कहता हूं लिखित शिकायत जरूर दर्ज करें, ईमेल के माध्यम से दर्ज करें। हाँ, वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ईमेल के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। लिखित शिकायत कंपनी के शाखा कार्यालय में कर सकते हैं। कंपनी का शाखा कार्यालय वहां पर नहीं है जहां आप रहते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव, शहर, छोटे ब्लॉक में रहते हैं, वहां पर नहीं है ऑफिस, तो फिर आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। और ये कंपनी के लिए आवश्यक है, उस बीमा कंपनी के लिए आवश्यक है कि वो 7 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेगी। जी। ये उसके लिए आवश्यक है। कंपनी ने समाधान नहीं किया तो दूसरा विकल्प क्या होता है? नहीं, कंपनी समाधान करेगी। अगर उसने समाधान नहीं किया, जी, संतुष्टि नहीं है या फिर, हाँ, तो आप अपनी उस जो शिकायत जो आपने की है उसको संदर्भित करते हुए आप ये शिकायत जो है बीमा लोकपाल को कर सकते हैं। आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और आप न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं। ये तीनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। बीमा लोकपाल चूंकि बीमा की शिकायतों के लिए स्पेसिफिकली विशेष रूप से ये बनाया गया है जी। और ये क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए, जैसे भोपाल में इसका कार्यालय है। और इसकी जानकारी जो है बीमा लोकपाल के ऑफिस कहाँ पर हैं, उनके फोन नंबर क्या है, उनका पोस्टल एड्रेस क्या है, ये हर कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है ना उसमें लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो सबसे पहले आपको कंपनी से संपर्क करना चाहिए। अगर वहां भी निवारण नहीं होना है तो आप जो बाकी विकल्प हैं उन्हें अपना सकते हैं। इसी के साथ ही अगर कोई पॉलिसी लेना चाहता है, बीमा लेना चाहता है, तो सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? अच्छा, देखिए सावधानी इसको ना कहें जी, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं कि उसमें हमें कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है। जी। बीमा अपनी सुरक्षा के लिए है। बस हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, हम इसको पूरी रुचि के साथ बीमा नहीं खरीदते हैं, बीमा योजनाएं नहीं खरीदते हैं। जैसे अगर हमें एक टीवी खरीदनी होती है या हमें कोई भी दूसरा उपकरण खरीदना